हेलो, कैसे हो सब बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो ये पहली वीडियो है मेरी चैनल के, जिसका नाम है कॉमर्स क्लासेस। और आज हम शुरू करने वाले हैं एनपीओ, जो कि 11th का सिलेबस भी है। और बीकॉम, सीए, सीएस, सीएमए फाउंडेशन में भी आ रहा है। तो कई बच्चे ना इस टॉपिक में फंस जाते हैं, तो इसलिए पहले मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एनपीओ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो भी 11th क्लास में 5 मार्क्स तो आता है मेरे ख्याल से, और सीएम फाउंडेशन में 10 मार्क्स तो आते हैं। तो असली क्या मकसद होता है, कई बच्चे क्या बोलते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी सही है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि ये प्रॉफिट के लिए नहीं होते, प्रॉफिट के लिए नहीं होते, बल्कि उनका मेन मकसद क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस विच इज़ नॉट वर्किंग विद प्रॉफिट मोटिव, जो जिसका मेन प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, उनका मेन मकसद क्या होता है, मेन एम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू प्रोवाइड सोशल सर्विसेज। क्या होता है उनका, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना, यानी समाज में अच्छे अच्छे काम करना। ठीक है। प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम बात करें तो जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनमें से कौन कौन आता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, कंपनी होता है। ठीक है। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कोई स्टार्ट करनी चाहता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में कर सकता है, लेकिन पार्टनरशिप में नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका एक मेन मकसद है, पार्टनरशिप का मेन वजह यह है कि वो क्यों नहीं कर सकते हैं, ये पार्टनरशिप में क्यों नहीं कर सकते हैं, कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट 1956 जो कह रहा है, सेक्शन 4 जो डिफाइन करता है, वो क्या कहता है, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर पर्सनस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, जिनका मेन मकसद होता है, क्या होता है कि प्रॉफिट कमाना, शेयर करना प्रॉफिट। इफ़ द पर्पज़ ऑफ सच एंटिटी, अगर इस एंटिटी का, पार्टनरशिप एंटिटी का मेन मकसद क्या होता है कि ये प्रॉफिट इस कमाए, लेकिन यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रॉफिट के लिए नहीं होता है। इफ़ द पर्पज़ ऑफ सच एंटिटी इज़ नॉट टू शेयर प्रॉफिट देन इट कैन नॉट बी पार्टनरशिप फर्म। अगर उनका मकसद ये नहीं होता कि हमें प्रॉफिट शेयर नहीं करने हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं बनती है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, क्या कंपनी में हम पार्ट ये सोल क्या बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्या हम सो कंपनी में स्टार्ट कर सकते हैं? तो आंसर इज़ यस। क्यों? क्योंकि उसका भी एक मकसद है, कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड, कि कंपनी जो होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम कंपनी के थ्रू ये स्टार्ट करेंगे तो उनको कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना है। डिविडेंड तो आपको पता ही होगा, जो कंपनी जो कमाती है, और फिर उसमें से ऑल एक्सपेंसेस जब हम लेस करते हैं तो जो बचता है वो तो शेयर होल्डर उसको मिलता है, तो उसी को बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है। इसका एक सेक्शन भी लगता है कंपनीज के एक्ट में, जो नया एक्ट है, कंपनीज एक्ट जो होता है 2013, डील्स विद दिस कंपनीज, वो उन्हीं कंपनियों के साथ डील करते हैं। किन कंपनियों के साथ? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। एनपीओ कैन बी रजिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, बोलता है कि एनपीओ हम कंपनी के फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो अपन जो भी कंपनीज सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड हुई है, और एनपीओज, वो सब क्या होते हैं? एनपीओज होते हैं। एंड नीड नॉट टू यूज़ वर्ड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर किसी कंपनी को, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक, या गवर्नमेंट कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उसको लिमिटेड वर्ड ज़रूरी लगाना पड़ता है पीछे आपने नाम के साथ। ठीक है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसको प्राइवेट लिमिटेड ज़रूरी लगाना पड़ता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 ने
ये बोल दिया है कि उसके बगैर आपकी कंपनी अच्छी नहीं है, मतलब बैन भी लग सकती है कंपनी पे, ठीक है विद। तो अब हम आगे बात करते हैं कि क्या होता है आगे। जैसे कि आप सब जानते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीएस, एनपीओ में कौन कौन से फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म में भी बनते हैं, सोल प्रॉपर्टरशिप में भी बनते हैं, कंपनी में भी बनते हैं। तो इस एनपीओज में कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, जैसे कि आप पहले ही जानते हैं रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ठीक है, बैलेंस शीट है। अब हम उन पे अलग अलग बात करते हैं, थोड़ा डेप्थ नॉलेज में जाएंगे। रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या होता है, समरी ऑफ कैश बुक, जस्ट लाइक जैसे प्रॉफिट अर्निंग एंटिटीज़ में कैश बुक बनाते हैं, वैसे यहाँ पे रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो साइड्स होते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर कोई अकाउंट टी शेप्ड होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड में क्या होता है, ऑल रिसिट्स आर शोन इन डेबिट साइड। जो भी हम पैसे किसी से रिसीव करते हैं, जैसे कि हमें पैसे किसी भी थ्रू मिलते हैं, चाहे सब्सक्रिप्शन हो कुछ भी हो, वो हम कहाँ शो करते हैं, रिसीट साइड में, ठीक है। और पेमेंट साइड में क्या करते हैं, जो भी हम पैसे किसी को देते हैं वो हम पेमेंट साइड में शोन करते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट, अब आप लोग बोलेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि एक्चुअली यहाँ पर होता है डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में इनकम, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर आप बोलोगे तो वो भी सही है, लेकिन थोड़ा इससे ज़्यादा ध्यान होता है, क्योंकि जब हमें प्रिपेयर करना पड़ता है वहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं होता है, वहाँ तो क्या होता है एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर हम के साइड में ये तो डेबिट साइड होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, ये क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर, जो भी करंट ईयर में एक्सपेंसेस हुए हैं, जो भी करंट ईयर मतलब पास्ट ईयर या फ्यूचर ईयर में जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, सिर्फ किन को रिकॉर्ड किया जाता है, जो करंट ईयर में हुए हो। क्योंकि बिकॉज इट इज़ प्रेप्योर्ड ऑन एक्रूवल ओब्लिक ड्यू बेसिस, बिकॉज ये एक्रूवल कंसेप्ट आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मुझे कमेंट करके बोल देना, मैं वो भी पढ़ा लूँगा। तो इसमें क्योंकि ये एक्रूवल बेसिस पे बन जाता है, तो ये फिर लास्ट में हमें क्या शो करता है, ये सरप्लस हमें शो करता है, क्योंकि अगर क्रेडिट साइड में ज़्यादा है तो बैलेंस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, डेबिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट साइड में इनकम है तो यहाँ पर क्या आएगा, सरप्लस, ठीक है। ऑल इनकम्स ऑफ करंट ईयर यहाँ पर शो की जाती है, ठीक है। इनकम साइड में क्या किया जाता है, ऑल इनकम्स ऑफ करंट ईयर के ही इनकम्स जो हमें मिले हैं, जो हमने रिसीव किए हैं, वही यहाँ पे शो किए जाते हैं, बिकॉज इट इज़ प्रेप्योर्ड ऑन एक्रूवल बेसिस, क्योंकि ये भी किस के दम पे प्रेपेयर किया जाता है, एक्रूवल बेसिस पे, ठीक है। और ये क्या हमें दिखा रहा है, एट ऑल दिस साइड शोज अस डेफिशिएंसी, बिकॉज अगर डेबिट साइड में अगर एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा हो गया तो डेफिशिएंसी हो गई, क्योंकि हमें लॉस में आ रहे हैं, ठीक है। तो अब लास्ट में क्या है, अब बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट सेम एज प्रॉफिट मेकिंग कंसर्नस, एसेट साइड में कुछ नहीं करना है, जो भी आपने सीख लिया है प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न से, उसी तरह यहाँ पर भी एसेट्स को लिख देना है, कुछ भी चेंज नहीं है। लेकिन जब हम लाइबिलिटीज़ के साइड में जाते हैं तो थोड़ा बहुत चेंज आता है, ठीक है। सेम बट वन चेंज इन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न वी राइट कैपिटल, बट इन एनपीओ वी राइट कैपिटल फंड। जब कि हम प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज में जाते हैं तो वहाँ बैलेंस शीट बनाते हैं, तो वहाँ क्या लिखते हैं, वहाँ लिखते हैं कैपिटल, यानी पार्टनरशिप में भी कैपिटल लिखते हैं, सोल प्रॉपर्टरशिप फर्म में भी कैपिटल लिखते हैं। लेकिन जब आप एनपीओज में पहुँचते हैं तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है, ये तो ज़रूरी भी है, यहाँ पर लिखना पड़ता है कैपिटल फंड, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूले, और आपको कौन से और टॉपिक पढ़ने हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर किसी को नोट्स लेने हैं तो वो ले सकता है, वीडियो को पॉज करके थोड़ा नोट्स लेने हैं तो ले लो, क्योंकि मैं आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। जिस चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।